नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा जयपुर को बसाने और जयपुर की नगर योजना का अध्ययन करने जा रहे हैं। महाराजा सवाई जयसिंह राजस्थान के मध्यकाल से आने वाले ऐसे प्रथम शासक हैं जिन्हें अपने बुद्धिमत्ता और दृष्टिकोणों के नजरिए से आधुनिक माना जाता है। महान शासक, सेनापति और कूटनीतिज्ञ होने के साथ साथ वे एक अभिरुचि संपन्न व्यक्तित्व थे। ज्योतिष विज्ञान और नगर नियोजन के संबंध में उनकी उपलब्धियों का अध्ययन इस व्याख्यान का विषय है। 11 वर्ष की उम्र में 1699 ईस्वी में जयपुर के शासक बनकर 1743 ईस्वी तक वे जयपुर का राज्य करते रहे। मुगल सम्राट औरंगजेब से जब इनका पहला परिचय हुआ, उनकी वाक्पटुता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने इन्हें इनके पूर्ववर्ती शासक मिर्जा राजा जयसिंह से भी अधिक वाक्पटु और योग्य पाया। इसलिए इन्हें सवाई की उपलब्धि औरंगजेब के द्वारा 1696 अथवा 1699 ईस्वी में दी गई। अपने राज्यारोहण के साथ ही ये मुगल मनसबदार की भूमिका में भी आ गए। मालवा के सूबेदार रहते हुए मराठों के साथ संबंधों का निर्धारण करने में मुगल साम्राज्य को अपनी सेवाओं का योगदान दिया। अपनी कूटनीति, अपनी बौद्धिक क्षमताओं, सामाजिक सुधारों और रचनात्मक अभिरुचियों के लिए जाने जाते रहे। सवाई जयसिंह डिंगल संस्कृत, फारसी के जानकार, गणित और ज्योतिष विज्ञान के विशेषज्ञ थे। इनके दरबार में विद्वानों का तथा कलाकारों का जमावड़ा रहा, जिसके कारण न केवल भारत के इतिहास में महाराजा जयसिंह के काल का जयपुर अपना जगह बना सका, वरन विश्व के इतिहास में भी सवाई जयसिंह उनकी ज्योतिष विज्ञान और नगर नियोजन से संबंधित उपलब्धियों का स्थान है। उन्होंने विश्व के अनेक देशों में अपने प्रतिनिधि भेजे। उनके माध्यम से उन्होंने ग्रंथों का संकलन करवाया। विद्वानों, चिकित्सकों, ज्योतिष शास्त्रियों को अपने राज्य में आमंत्रित करके उनसे ग्रंथों का संकलन, रचना और लेखन कार्य करवाया। ये ग्रंथ मुख्यतया मैथमेटिक्स यानी गणित और ज्योतिष से संबंधित थे, जो कि सवाई जयसिंह की रुचियों का विशेष क्षेत्र था। क्योंकि अपने जीवन के प्रारंभिक काल से ही इनका व्यक्तिगत जीवन भी उतार चढ़ाव से पूर्ण रहा था, इसलिए इन्हें ज्योतिष विज्ञान और नक्षत्रों की गति में रुचि उत्पन्न हो गई थी। इस रुचि के क्षेत्र में वह आगे बढ़ते रहे और आगे चलकर उन्होंने भारत के 5 नगरों में वेधशालाओं की स्थापना करवाई। ज्योतिष के क्षेत्र में रुचि का अनुसरण करते हुए उन्होंने पाया कि जो वर्तमान में वैश्विक स्तर पर ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में ज्ञान उपलब्ध था, उसकी गणनाओं में एक्यूरेसी की कमी थी। इसलिए सर्वप्रथम उन्होंने ग्रंथों को एकत्र करके वर्तमान ज्ञान का विश्लेषण करके उस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश की, जिससे इस ज्ञान में एक्यूरेसी आ सके। तो हम 2 चीजों का अध्ययन करने वाले हैं। एक जयपुर की टाउन प्लानिंग के बारे में, दूसरा ऑब्जर्वेटरीज जो इन्होंने स्थापित की थी उनके बारे में। ऑब्जर्वेटरी मुख्य रूप से हम जयपुर का जंतर मंतर का अध्ययन करने वाले हैं और नगर नियोजन में हम जयपुर नगर का
केवल उतना अध्ययन करने जा रहे हैं जितना सवाई जयसिंह के समय में किया गया था निर्माण कार्य। उसके पश्चात आने वाले परिवर्तनों का अध्ययन हम नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले हम जंतर मंतर को लेते हैं। जंतर मंतर 1718 ईस्वी में आमेर से कुछ दूरी पर इन्होंने स्थापित करवाया। जंतर मंतर का शाब्दिक अर्थ है, दो शब्दों से मिलकर यह बनता है। जंतर का तात्पर्य है यंत्र, मंतर का तात्पर्य है सलाह करना अथवा गणना करना। तो जंतर मंतर का तात्पर्य हुआ ऐसा यंत्र जो गणना करने के काम में आता हो। जंतर मंतर जो जयपुर का है उसमें 19 यंत्रों की स्थापना इन्होंने की थी। ये यंत्र समय की गणना करने, नक्षत्रों की गति का अध्ययन करने, उन्हें ब्रह्मांड में स्थापित करने जैसे विषयों की गणना करने के काम में आते थे। जयपुर में इनका जंतर मंतर तो है ही, जयपुर के अलावा दिल्ली, उज्जैन, बनारस, मथुरा में भी इन्होंने जंतर मंतरों की स्थापना की। क्योंकि उपलब्ध ज्ञान की एक्यूरेसी से इन्हें आपत्ति थी, इसलिए इन्होंने जंतर मंतरों की स्थापना करने से पहले ऐसे उचित यंत्रों की निर्माण कराया जिनकी स्थापना करके इन्होंने अपने जंतर मंतर का निर्माण कराया था। ये है दिल्ली का ऑब्जर्वेटरी है, जंतर मंतर है। यह है जयपुर का यंत्र है जिसका सम्राट यंत्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यह है भी जयपुर के जंतर मंतर का दृश्य है। ये कुछ ग्रंथ हैं जिसमें उन्होंने अपने ज्ञान का संकलन किया था। जयसिंह कारिका ज्योतिष विज्ञान से संबंधित ग्रंथ की रचना महाराजा जयसिंह ने स्वयं की थी। इसके अलावा इन्होंने कुछ ग्रंथों का संकलन करवाया था अपने आश्रित विद्वानों के द्वारा। मित्रता जीव छाया साल्वी, दुख पक्ष सारणी, दुख पक्ष ग्रंथ, तारा सारणी, जय विनोद सारणी। ब्रह्मांड के नक्षत्रों की स्थिति के बारे में जो प्रचलित ज्ञान था, उन्हें लगता था कि वह ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने एक नई सारणी बनवाई थी जिसे जिज का नाम दिया गया और उनके समकालीन मुगल बादशाह मुहम्मद शाह के नाम पर उसे जिज ए मुहम्मद शाही नाम देकर मुहम्मद शाह को भेंट किया गया था। ये ज्योतिष विज्ञान से संबंधित महाराजा जयसिंह की उपलब्धियां थी। अब हम उनके नगर निर्माण को लेते हैं। भारत में नगर निर्माण की परंपरा प्राचीन काल में स्थापित हुई थी, जबकि कुछ विशेषीकृत ग्रंथों जो कि खास तौर से वास्तुशास्त्र से ही संबंधित हो या अन्य ग्रंथों में भी नगर निर्माण के नियमों का लेखन किया गया था। आप देखिए कि महाभारत में यह वर्णित है कि किसी राजधानी को मजबूत दीवारों और पहाड़ियों से सुरक्षित होना चाहिए। अर्थशास्त्र में उल्लेख किया गया है कि किसी नगर को चौकोर ब्लॉक्स की नगर योजना के अंतर्गत बनाया जाना चाहिए। मानसार, मायामता, कामसूत्र आदि ग्रंथों में यह उल्लेख है कि किसी नगर को मजबूत किलेबंदी से सुरक्षित होना चाहिए। शुक्र नीति में उल्लेख है कि नगर में किस स्थान पर महल, रसोई, अस्तबल, घोड़ों के लिए, गायों के लिए या अन्य पशुओं के लिए किस जगह है रथ रखे जाने चाहिए, आर्मी के बैरक्स होने चाहिए या पानी, अनाज और अस्त्र शस्त्रों के भंडार होने चाहिए। अपराजित प्रच्छा एक जैन ग्रंथ है जिसमें यह वर्णन है कि किसी नगर के बसाने के लिए उत्तम स्थान वह हो सकता है जहां पर दो नदियां मिलती हों तथा उसके सानिध्य में पहाड़ियां हो। इस प्रकार के नियमों ने
शास्त्रीय स्थिति प्राप्त कर ली थी और न केवल प्राचीन काल में वरन आगे आने वाले समय में भी नगरों की बसावट इन्हीं नियमों के अंतर्गत की जाती रही। ऐसा हम महाराजा जयसिंह के द्वारा बसाए गए जयपुर नगर के बारे में भी सही पाते हैं। जयपुर से पहले आमेर राजधानी के रूप में विद्यमान था। नया नगर बसाने से पहले उन्होंने आमेर में कुछ राजमहलों का निर्माण करवाया था। 1725 ईस्वी में इन्होंने जय निवास का निर्माण करवाया। इसके अलावा दीवान एक खास का निर्माण करवाया जो प्रशासक के मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करने के लिए स्थान होता है। यह मुगल स्थापत्य कला से प्रभावित था। जब महाराजा जयसिंह ने देखा कि स्थान के नजरिए से और पानी की उपलब्धता के दृष्टिकोण से आमेर में पर्याप्त सुविधा नहीं है, इसलिए उन्होंने एक नया नगर बसाने के बारे में सोचा और आमेर से 7 मील दक्षिण दिशा में उन्होंने उस स्थान का चयन किया जहां पर उन्हें जयपुर की स्थापना करनी थी। स्थापना करने से पहले उन्होंने विश्व भर से नक्शे मंगवाए, उनका अध्ययन किया, स्वयं अपनी धारणाएं बनाई और एक विद्वान बंगाली पंडित उन्हें उपलब्ध हुआ जिनका नाम विद्याधर भट्टाचार्य था। विद्याधर भट्टाचार्य ने वास्तुशास्त्र अथवा शिल्प शास्त्र के नियमों के आधार पर जयपुर की नगर योजना का निर्माण कराया जिसे जयसिंह की स्वीकृति मिली। 18 अक्टूबर 1727 ईस्वी को जयसिंह ने अपने नए राजधानी की नींव रखी जिसे जयनगर अथवा जयपुर कहा जाता है। जयनगर महाराजा जयसिंह के नाम पर, जिसका कालांतर में नाम जयपुर पड़ गया। यह द्रव्यवती नदी यहाँ पर पड़ोस में बहती थी जिस पर बांध बनाकर मानसागर झील का निर्माण करवाया गया। एक दूसरी झील जिससे पानी की आपूर्ति होती थी वह जयसागर थी। जयपुर की योजना आयताकार है। यह 9 खंडों में विभाजित है। प्रत्येक खंड में, इन 9 खंडों में से 2 खंडों में राजकीय भवनों और महलों का निर्माण किया गया है। शेष 7 खंड जनता के निवास के लिए बनाए गए थे। प्रत्येक खंड में अलग अलग जाति से संबंधित व्यक्तियों को निवास करना था। ये थे छिपावास, कुमारवाड़ा, तेलीवास, ब्रह्मपुरी, माहेश्वरी वास इत्यादि। जिस चौकोर योजना के अंतर्गत जयपुर शहर बसाया गया था उसमें गलियां और सड़कें चौकोर पर एक दूसरे को काटती थी। ये चौकोर स्थानों पर बाजारों का निर्माण करवाया गया। शहर को घेरते हुए एक विशाल दीवार जो 6 मीटर ऊंची और 3 मीटर चौड़ी थी बनाई गई, जिसमें 7 दुर्गीकृत दरवाजे थे। ध्रुव पोल, सूरज पोल, चांद पोल, अजमेरी दरवाजा जिसे किशन पोल भी कहते हैं, नया पोल, सांगानेरी दरवाजा जिसे शिव पोल भी कहते हैं, घाट दरवाजा जिसे राम पोल भी कहते हैं। यह शहर एक उबड़ खाबड़ पहाड़ियों के द्वारा सुरक्षित था जिसके उत्तर दिशा और पूर्व दिशा में 2 गढ़ों का निर्माण करवाया गया। सड़कें और गलियां जो आपस में काटती थी, केंद्रीय भाग में बाजार बनाए गए, शेष क्षेत्र में जनसंख्या निवास करती थी। जिन 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 चौराहों पर बाजार बने, रामगंज, राम चौक, चांदनी चौक, पर्वत चौक, वड़गंज, चौतरागंज आदि। जयपुर के शहर में राज परिवार और कुलीन वर्ग के निवास के लिए महाराजा जयसिंह के समय में जिन महलों का निर्माण करवाया वो मुख्य हैं चंद्र महल, प्रीतम निवास, शोभा निवास, सुख निवास, छवि निवास, शीश महल, मुकुट महल आदि। इनमें इनमें राजकीय परिवार के रहने के लिए जो अपार्टमेंट्स होते थे
वो दालानों और कॉरिडोर्स के माध्यम से दूसरे महलों से जुड़े होते थे। यह है स्थापत्य कला की राजपूत शैली की एक विशेषता होती है। स्थापत्य कला की राजपूत शैली स्थापत्य कला की हिंदू शैली से उत्पन्न होती है और हिंदू शैली भारत की निर्माण से संबंधित अथवा स्थापत्य से संबंधित प्राचीनतम शैली है। क्योंकि यह एक राजपूत राजा थे, लेकिन इनका मुगलों से संपर्क भी था, इसलिए इनके द्वारा किए जाने वाले स्थापत्य पर मुगल स्थापत्य शैली का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। वो कुछ इनके भवनों में नजर आता है, जैसे कि दीवाने खास और दीवाने आम, जिनका निर्माण महाराजा जयसिंह ने करवाया था। मुगल स्थापत्य का एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव बागों की बागों का निर्माण कराने और बागों के संयोजन में नजर आता था। जो बाग जयपुर नगर में बनाए गए, राम बाग, जयनिवास बाग, केसर देसर बाग, ये बहुत बड़े बाग थे जो मुगल पद्धति पर चौकोर खानों में विभाजित होते थे। ये चौकोर खानों की कल्पना मुगल हस्तविहित की कल्पना से आती है, जो जन्नत की कल्पना के आधार पर बनाया जाता है। इसमें मुगल राजाओं को धरती पर स्वर्ग में निवास करते हुए बताया जाता है, जिनके साथ साथ पानी का स्रोत भी प्रवाहित होता रहता है। तो जयपुर के बागों में भी चौकोर पद्धति पर विभाजित होने के साथ साथ उनके कृत्रिम सिंचाई की व्यवस्था की गई, जो चैनल्स, टांके, वाटरफॉल्स या झरना इत्यादि के रूप में होती थी। ये राजकीय बाग थे। इसके अलावा कुछ निजी बाग भी थे, खेद की बगीची, हीराचंद जौहरी गार्डन, घाट बाग, कुशल बाग आदि। नगर योजना और ज्योतिष विज्ञान के संबंध में हमने महाराजा जयसिंह के समय में किए गए कार्यों का सर्वेक्षण किया। अपनी इन बौद्धिक क्षमताओं के कारण महाराजा जयसिंह 18वीं शताब्दी के भारत के सर्वाधिक बौद्धिक राजाओं की श्रेणी में आते हैं। जयपुर नगर का निर्माण किया गया, जिसे 1733 ईस्वी में आधिकारिक रूप से कछवाहों की राजधानी के रूप में स्थापित कर दिया गया। आगे आने वाले समय में महाराजा जयसिंह की ये उपलब्धियां इतनी महत्वपूर्ण साबित हुई कि 2019 में जयपुर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत का पहला नगर के रूप में शामिल किया गया है। इसके अलावा उनके द्वारा बनाया गया जंतर मंतर भी वर्ल्ड हेरिटेज सूची में है। इसके अलावा जयपुर का आमेर का किला भी वर्ल्ड हेरिटेज सूची में अपनी जगह बनाता है। धन्यवाद।